अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम लाइफ स्टॉक पे बात करेंगे। लाइफ स्टॉक ऐसा शोबा है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बड़ी अहमियत रखता है। पाकिस्तान में हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा ज़राअत से मुंसलिक है और ज़राअत में हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा लाइफ स्टॉक से मुंसलिक है। आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो लाइफ स्टॉक से मुंसलिक है। फिर हमारी जीडीपी में 11-12% जो है वो लाइफ स्टॉक का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि हमारी मईशत में भी लाइफ स्टॉक का बड़ा अहम किरदार है। और वैसे भी हमारे यहाँ क्योंकि बेरोज़गारी है और बेरोज़गारी से निपटने का सबसे आसान और बेहतर तरीका लाइफ स्टॉक का फ़रोग़ है। तो लाइफ स्टॉक पे बात करेंगे मजमूई और साथ साथ क्योंकि आगे मौसम सरमा शुरू हो रहे हैं, जिन लोगों ने पहले ही लाइफ स्टॉक का कारोबार किया हुआ है उनके लिए क्या एहतियातें हैं जिसको फॉलो करें ताकि अपने जानवरों को महफूज कर सकें। ये सर्दी के मौसम से जानवरों की बीमारियां इस मौसम में क्या आ सकती हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बचाव के तरीके भी ढूंढेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब। आप सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं और लाइफ स्टॉक पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं असगल अब्दुर्रहमान साहब, आप लाइफ स्टॉक फार्मर हैं। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले तो ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा कि लाइफ स्टॉक से मुराद क्या है आम आदमी के समझने के लिए कि घर में पेट पाले होते हैं वो भी लाइफ स्टॉक में शुमार होते हैं। क्या लाइफ स्टॉक से मुराद क्या है, इसका ऑर्बिट क्या क्या बनता है? बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो लाइफ स्टॉक में हमारे डेयरी एनिमल्स जितने आते हैं वो सारे इसमें आएंगे, जिसमें हमारी गाय भैंस है। ठीक है, उसको डेयरी दूध देने वाले जितने भी जानवर हैं वो लाइफ स्टॉक उसमें दूध वाले भी आ जाएंगे और गोश्त वाले जानवर भी आ जाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर छोटे जानवरों की बात की जाए जिसमें भेड़ बकरियां लोग पाल रहे हैं घरेलू लेवल पे भी और कमर्शियल लेवल पे भी, उसमें भी दोनों टाइप्स की आएंगी, दूध वाली भी और गोश्त वाली भी। ठीक है। तीसरे नंबर पे हम पोल्ट्री सेक्टर की अगर बात करें जिसमें लेयर नहीं, अब इसमें कुछ जानवर ऐसे हैं जो हराम है, ना उनका दूध फायदेमंद है ना गोश्त, तो वो अगर पाले हुए हैं तो वो लाइफ स्टॉक में शुमार होंगे? नहीं, वो लाइफ स्टॉक में देखें जी, वो इस हवाले से नहीं होंगे कि हम उनसे ना तो दूध ले रहे हैं ना गोश्त ले रहे हैं। नहीं, अब जैसे उनको बिजनेस के तौर पे लोग वो कर ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो ऐड लाइफ स्टॉक में ही होते हैं ना जी। बिल्कुल, वो लेकिन अब गधों की जो खालें हैं वो हम बड़ी तादाद में बाहर भेज रहे हैं, तो अगर वो गधों का फार्म बना लेता है तो उसमें से फ़ायदा हासिल कर सकता है। घोड़ों के फार्म में तो ये भी इस किस्म के जानवर जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं जी, बिल्कुल लाइफ स्टॉक में शामिल होते हैं ये। ठीक है। और तीसरे नंबर पे अगर पोल्ट्री सेक्टर की बात करें उसमें आ जाते हैं फैंसी बर्ड्स, लोगों ने रखे। पोल्ट्री सेक्टर भी जो है इसी में आ जाता है, बिल्कुल लाइफ स्टॉक में ही आता है। फैंसी बर्ड जो है कारोबार के तौर पे जो रखे हुए हैं वो भी लाइफ स्टॉक में ही है। इसी तरह गोश्त के लिए ब्रायलर फार्मिंग जो है वो हो गई, और अंडे की पैदावार के लिए जो लेयर फार्मिंग है, ये सारी चीज़ें लाइफ स्टॉक का हिस्सा हैं सारी। ठीक है, ये लाइफ स्टॉक का ऑर्बिट हो गया। अब अज़ल साहब ये बताइएगा कि आप कोई शौकिया फार्मर हैं या इसको प्लान करके इस शोबे में आए कि जी लाइफ स्टॉक में आगे बढ़ने के बड़े मौके हैं? क्या हुआ, क्या स्टोरी क्या है? बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया अपने इस प्रोग्राम के अंदर। बेसिकली मैं तो एक जॉब कर रहा था। अच्छा, ठीक है, मैं तो जॉब छोड़ के मैंने इसको एज ए बिज़नेस अडॉप्ट किया। नहीं, वो कैसे आपको अट्रैक्शन फील हुई? किसी ने बताया कि भाई इसमें पैसा है, या आपने खुद सोचा कि भाई ये जॉब जो है वो तो नौकरी है सारी ज़िंदगी की, अपना काम शुरू किया जाए? फिर लाइफ स्टॉक ही क्यों? हाँ, बिल्कुल, इसको एज ए अपनी मैशत को बेहतर करने के लिए मैंने इसे एज ए बिज़नेस ही अडॉप्ट किया था। और उसकी वजह ये थी कि मैं चाह रहा था कि जो बिज़नेस होता है ना वो आप अपनी नस्ल के लिए छोड़ जाते हैं, जॉब आप अपने लिए करते हैं अपने यहाँ तक। ठीक है, उसमें यह था कि जैसे सुनारे का बेटा सुनारे का काम करता है और लोहार का बेटा लोहार का काम, बढ़ाई का बढ़ाई। ठीक है, तो मैं फार्मर का बेटा था। ठीक है, तो हमने यही सोचा कि हमें फार्मिंग ही करनी चाहिए, हमें इसकी कुछ और न थी, तो उसी तरह फिर हम इसके अंदर। तो फिर लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आपने लाइफ स्टॉक को चूज़ किया कि जी मैंने इधर आना है और इसको भी इस काम को भी अडॉप्ट करना है, तो इसका कोई सक्सेस स्टोरी, कोई मॉडल सामने रखा? लोगों ने आपको बताया कि जी इधर पैसा है, इधर आगे बढ़ने के मौके हैं, आपने खुद को स्टडी की? कैसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे बाकी जो लोग जानना चाहते हैं कि वो आप कैसे इस तरफ अडॉप्ट? क्योंकि हम गांव में रहते थे, गांव में ज़्यादातर लोगों ने यही माल मवेशी का ही काम करते हैं। ठीक है, और फिर हमने ना इसको देखा कि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मसलन कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है
जिसको आप अगर एक फैक्ट्री लगाएं और उसके बाद वो डबल हो जाए, फिर उससे ट्रिपल हो जाए, फिर ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है सिस्टम। ठीक है, तो उसमें फिर हमने ये किया कि हमने बहुत सारे फार्म्स को विज़िट किया, उनके हमने देखा कि वो कहाँ पे लॉस कर रहे हैं, कहाँ पे वो प्रॉफिट में हैं, क्यों हैं प्रॉफिट में, क्यों लॉस कर रहे हैं। इसको स्टडी किया? जी, स्टडी किया। उसके बाद फिर हमने डिसीजन किया, कुछ चीज़ें हमें पता चली कि जो आपका जानवर अच्छी प्रोडक्शन देने वाला अगर आप वो रखेंगे, जिसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी, तो आप मुनाफा ज़्यादा होगा, मुनाफे में जाएंगे। और इसके अलावा अगर एक और था इसका कि अगर हर साल आप बच्चा लेते हैं जानवर से, उसको मेहमान बना के नहीं खिलाते, तो भी आप इसके अंदर अच्छा गुरु आपने सीख लिए कि भाई इसमें पैसा कैसे कमाना। अब मज़ा आ रहा है या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। बाकी लोगों को भी कहेंगे कि भी इस तरफ आगे बिल्कुल। ये थोड़ा सा ना स्लो है, लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर स्लो बिजनेस है। इसमें इन्वेस्टर आता है, लेकिन वो ना इसमें सब्र आजमा काम है। ठीक है, अब ये होता है कि इसमें ना 8 से 9 साल आपको इसको मैच्योर होने में लगते हैं। ठीक है, लोग इससे पहले इसको छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। अच्छा, ये बड़ा अरसा है, 8-9 साल मैच्योर होने में लगे, तो फिर पता लगा कि बाकी ज़िंदगी कितनी बची हुई है। सर ये हम तो बहुत यानी कि अपने पाकिस्तान के हिसाब से बात करें तो हम तो अभी बहुत पीछे हैं। अमेरिकन थ्योरी है कि 8 साल डेयरी जो है ना ये मैच्योर होने में लगता है इसको। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त मजमूई तौर पे आप इसका जायज़ा लेते रहते होंगे, हमारा लाइफ स्टॉक का जो शोबा है वो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, स्टेगनेंट है, रुका हुआ है या पीछे आ रहा है? क्या आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? जी बिल्कुल, उसमें इसमें प्रोग्रेस आ रही है और बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस है। जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारे अब कारपोरेट फार्मिंग की तरफ भी लोग जो है वो आना शुरू हो गए हैं। इसी तरह जो इंडस्ट्री के हालात हैं वो आपके सामने हैं। उधर तो बड़ी पुरानी कैफियत तो लोग जो है इसको एज ए प्रोफेशन अब अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है लोगों ने। ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखें कि सब सेक्टर है एग्रीकल्चर का जिसमें मोर देन 60% इसका शेयर लाइफ स्टॉक का है। इसी तरह जैसे आपने बताया कि टोटल जीडीपी में 11.7% इसका जो है वो पोर्शन है। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें है कि पाकिस्तान जो है वो 4th बड़ी कंट्री अब बन चुका है मिल्क प्रोडक्शन में। मैं इससे इत्तेफाक दिल नहीं मानता इस पे इत्तेफाक करने से। उसकी वजह ये है कि हमारे पास तो पीने के लिए दूध मुयसर नहीं है, किसी को भी दूध मुयसर नहीं है। हम कैसे मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं 4th वर्ल्ड के कि दूध अवेलेबल नहीं है। हमारे पास जो दूध की बहुत अच्छी पैदावार वाली जो जानवर हैं वो मौजूद हैं और उनकी मिल्क प्रोडक्शन वाकई इतनी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे अब फैटनिंग का भी रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसमें गोश्त की प्रोडक्शन में ना। बहुत सारे लोगों ने अब कमर्शियल लेवल के ऊपर फार्म्स बना लिए हैं और इवन के बहुत सारी कंट्रीज़ को हम लोग गोश्त अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन वो भी हमारा जो शेयर है वो ना होने के बराबर है जो दुनिया का शेयर है। भारत का शेयर देखें हम तो कहीं भी नहीं खड़े लाइफ स्टॉक में। मैं वो इसलिए तो बड़ा हैरानी होती है कि अगर हम इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं तो हमारा दुनिया की मईशत में लाइफ स्टॉक का शेयर होना चाहिए, वहाँ हम कहीं भी नहीं खड़े हुए। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात इसमें एक ज़मीनी सा सवाल है, वो ये बताइएगा कि हुकूमत ने शहरों में लाइफ स्टॉक पर पाबंदी लगा दी कि जी आप जानवर जो है वो शहरों में नहीं रख सकते। हालांकि वो भी एक बड़ा सेक्टर था कि हर दूसरे चौथे घर में कोई गाय भैंस मौजूद थी, वो अपना दूध भी इस्तेमाल कर लेते थे और बेच भी देते थे। तो इससे भी कोई डैमेज हुआ लाइफ स्टॉक का शोबा या आप ये समझते हैं कि नहीं ऐसा कुछ? नहीं, इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी 80% जो लाइफ स्टॉक है वो आपकी रूरल एरियाज़ में है, वहाँ से मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। तकरीबन 15% पेरी अर्बन एरियाज़ हैं और बाकी जो 5% बचता है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर हैं। अच्छा, तो इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। जानवर भी मतलब दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और मेन अब जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्शन पर एनिमल के ऊपर हम लोग ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ना कि नंबर ऑफ़ एनिमल्स को बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जो दूध की भी और गोश्त की दोनों किस्मों की। ठीक है। अच्छा अजमल साहब ये बताइएगा कि आप फार्मिंग कर रहे हैं, ज़्यादा क्या पालते हैं जो आपके पास फार्मिंग में मौजूद है? दोनों ही, डेयरी सेक्टर में भी मैं काम कर रहा हूँ। डेयरी में क्या क्या है? डेयरी में हमारे पास कॉज और बफलोज। ठीक है, गाय और भैंसें दोनों हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट ऐसी है कि आप इसमें कौ मिल्क अकेला सेल नहीं कर सकते, आपको वो प्राइस मिला के सेल करते हैं। अच्छा, वो उसको बता दिया जाए गाय का दूध है तो वो समझता है पता नहीं ये क्या होगा। नहीं, मिक्स दूध ही सेल होता है, उसमें एक फैट लेवल आप अडॉप्ट कर लेते हैं, बराबर हो जाता है। ठीक है, जिससे वो ना सेहत के लिए भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके अलावा जो फैटनिंग है वो भी हम कर रहे हैं उसका। फैटनिंग में 2 सेक्टर आ जाते हैं। एक तो आप फैंसी एनिमल पालते हैं, कुर्बानी सेगमेंट है,
और दूसरा आप जो है ना वो 3 माह का या 4 माह का एक फ्लॉक पाला और उसको जो है ना अपने वहाँ पे स्लॉटर हाउस में ये भेज दिया। गाय और दूध का जो गाय का दूध और भैंस का दूध है सिर्फ यही मिलाते हैं, पानी भी उसमें मिलाते हैं? होगा कुछ ना कुछ तो शराब होगी। नहीं, पानी वो खुद ही पीती हैं, वही होता है। और वैसे अच्छा, आप मिलाया भी करें तो काइंडली साफ पानी मिलाया करें, ये आप हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक दूध वाले को बुलाया, उन्होंने कहा यार आप ना, मैं आपको नाश्ता भी अच्छा कराता हूँ, ठीक है, तो आप जो है ना ऐसे किया करें, जो पानी मिलाया करें ज़रूर, लेकिन आप हमारे घर से मिला दिया करें आके। तो लेकिन ऐसा एक नहीं, तो क्वांटिटी भी पता लग ये जाएगी कलमी कितनी है। है, दूसरा ये है कि साफ़ सुथरा पानी तो नहीं, हमारे मुल्क में ये कानून होने चाहिए, इसके ऊपर जायदादें जब्त होनी चाहिए, ठीक है, मिलावट पर, मिलावट खासतौर पे कम से कम दूध जो है जी। वो तो इतना तो पता हो, दुनिया भर में ये कहीं कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में है कि आप जो कुछ ले रहे हैं पता नहीं। हाँ, एज ए मुस्लिम भी हमारी मुस्लिम और भी हैं, मुस्लिम जी। हम कुछ स्पेशल मुस्लिम हैं, मतलब हाँ। और भी मुस्लिम ममालिक है। अगर आप पूरा मिडिल ईस्ट जाके देख लें तो आपको खाने पीने की अशिया इतनी साफ़ सुथरी और इतनी हेल्दी मिलेंगी कि आपको ये कोई इशू ही नहीं होगा कि जी आप इसमें ये तसव्वुर करें कि मिलावट हो सकती है। जी, एथिकली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, एथिक्स हमारे अंदर होनी चाहिए। जो आप दूध दे रहे हैं, शहर में भेज रहे हैं, वो लोग पी रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह वो लोग जिस तरह आपके अपने फैमिली के मेंबर भी उसे पीते हैं। एक तो ये है, दूसरा कंटेमिनेशन का भी इशू है सर, ये डिसोनेंसी है। हाँ, उसमें सफाई का भी ख्याल नहीं रखते। हम बिल्कुल जिस अंदाज ऐसे। से दूध दोते हैं, फिर उसको रखते हैं, फिर जिन बर्तनों में उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर आगे भी जो सूरत हाल है बहुत अफसोस। मैं सर अपना बताता हूँ, क्योंकि फार्मर की सक्सेस के अंदर ये है कि आप अपनी चीज़ों की वैल्यू एडिशन में चले जाएं। वैल्यू एडिशन क्या बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन मैं उसको ये करता हूँ कि मैं अपने फार्म का दूध खुद सप्लाई करवाता हूँ। अच्छा, मैंने लड़के रखे हुए, एक तो जॉब क्रिएशन होती है और वो दूसरा आप लोगों के घरों तक अच्छी प्राइस में दूध दे देते हैं। अच्छा, ठीक है, ये अच्छा मॉडल है जी। उसमें ये होता है कि मैं अब ये करता हूँ कि देखें, लेबर क्लास को रोकना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। मेरी कोशिश होती है कि जैसा दूध हम अपने घर में पीते हैं वैसा ही हमारे कस्टमर्स के पास जाए, और उसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैंने एक हाइड्रोमीटर जो है वो अपनी गाड़ी में रखा हुआ है। अच्छा, घर से मैं उसकी LR लगा के उसको देता हूँ, ठीक है, और मैं शहर में फिरते हुए कहीं से भी सैंपल ले चेक कर सकते हैं। उसकी LR वही आनी चाहिए। अच्छा, तो वैसे एक सवाल है, जवाब देना चाहें तो ठीक जी है। जी। तो किस भाव दूध बेचते हैं ये खालिस दूध? मैं 170 इस वक्त सेल कर 170 मिला के दोनों का? दोनों का वो मिला। अच्छा, तो ये ठीक है मेरा ख्याल है प्राइस, जी, अगर आप घर तक जी, पहुंचा रहे हैं। जी, घर तक पहुंचा। क्यों जी डॉक्टर साहब, आप दूध कहाँ से लेते हैं? मैं दूध अपने गांव से मंगवाता हूँ जी। ये शहर वालों पे ट्रस्ट नहीं? शहर वालों में बहुत कम मैं यूज़ करता हूँ, गांव से मंगवाता हूँ। घर का जो है वो इकट्ठा मंगवा लेता हूँ, 3 4 5 दिन का इकट्ठा आ गया, वो फिर यूज़ कर लिया, जब वो ख़त्म होने लगा तो फिर दोबारा मंगवा लिया। खालिस दूध इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद बात करते हैं, लाइव स्टॉक पे एक ब्रेक ले लेना जी, हमारे साथ रहिएगा। हम लाइव स्टॉक पे बात कर रहे हैं, लेकिन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम लाइव स्टॉक पे बात कर रहे हैं और माहिरीन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा लाइव स्टॉक के जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनकी तरफ आते हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त जो हमारे पास जानवर मौजूद हैं, जो ख़ास तौर पे अभी असगल साहब ने भी जिक्र किया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि फार्मिंग में ऐसे जानवर लाएं जिनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, प्रोड्यूस अच्छी हो। तो जो हमारे पास जानवर मौजूद हैं उनकी नस्ल के हवाले से महकमा लाइव स्टॉक कोई कॉन्शियस है और काम कर रहा है कि अच्छी नस्ल के जानवर मौजूद हों ताकि दूध भी अच्छा मिले और गोश्त भी अच्छा हो? जी बिल्कुल, हमारे पास लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट एक तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट के हवाले से पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया हुआ है। तो किया है, रिजल्ट भी मिला है? जी बिल्कुल, उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अच्छा, उसमें जो हमारे लो प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, जो या जिनको हम देसी जानवर हम कह सकते हैं, जिनकी नस्ल का हमें नहीं पता, उनकी प्रोडक्शन भी लो है, तो उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए अच्छी नस्ल का सीमन जो है वो उनको यूज़ करवा के, तो जो अगली हमारी प्रोडक्शन आ रही है एनिमल्स की, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह दूध की पैदावार बहुत बेहतर हुई है। इसी तरह गोश्त की भी? इसी तरह या वो उसको फरमा करने के लिए वो टेक्निक सारी अडाप्ट करें, वो देसी हो चाहे दूसरा हो? नहीं, दोनों सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। ये बताएं कि एक थ्योरी ये भी है कि ये जो हम बाहर के जानवर और बाहर के सीमन ला रहे हैं उससे जो हमारी अपनी, क्योंकि वो हमारे मौसम और माहौल से मुताबिकत नहीं रखते और शायद वो परेशानी का सबब बन रहे हैं। काश्तकार ये कहते हैं कि माजी में हमारे पास ये देसी जानवर होते थे और निज़ाम चल रहा था, जब से ये जानवर आए हैं तो निज़ाम बेहतर होने की बजाय उलट हो गया। ये थ्योरी किस हद तक थी? देखें, उसमें लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की अगर मैं उस एंड से बात करूं तो हमारा जो एक पूरा डिपार्टमेंट है वो साहिवाल नस्ल की प्रिजर्व करने पे उस नस्ल को हमारा काम कर रहा है। जैसे हमारे मुख्तलिफ फार्म्स हैं, जो कच्चे कू के पास भी है, वो हमारा साहिवाल कैटल का फार्म है, उसकी प्रिजर्वेशन का
तो उसके ऊपर हमारा काम हो रहा है। ठीक तो लेकिन फार्मर अब अपने लेवल के ऊपर भी कुछ लोग सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके तो ब्रीड्स को मिक्सअप करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारी नस्ल ख़राब हो रही है। अच्छा, तो मतलब ऐसा वो नहीं ना होना करें, चाहिए। आपकी रिकमेंडेशन पर यस इंतज़ार यस, हमारे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के एंड से मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया के थ्रू, रेडियो पाकिस्तान के थ्रू, इसी तरह हॉस्पिटल लेवल पे, हर यूनियन काउंसिल लेवल पे किसान लाइफ स्टॉक बैठक का इनकाद करके मुख्तलिफ आगाही मुहिम चलाई जा रही हैं ताकि लोगों को उसमें मैक्सिमम एजुकेट किया जा सके। ये बताएं डॉक्टर साहब, मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे पास कुछ सरमाया है, मैं फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता और कोई काम नहीं करना चाहता, मैं लाइफ स्टॉक का बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो आपका जो महकमा है मुझे ये कंसल्टेंसी फ्राहम कर सकता है कि भाई मेरे पास ये इतने पैसे हैं जी, आप मुझे एक मॉडल बना के दे दें कि मुझे ये कारोबार करना चाहिए लाइफ स्टॉक में, और मुझे आप आगाही भी दे दें, बल्कि गाइडलाइन भी दे दें कि आप इस तरह फार्म बनाएं, उसमें ये जानवर लाएं, ये जानवर आपको यहाँ से मुयस्सर होंगे, इसके लिए जो अफरादी क़ुव्वत है देखभाल के लिए वो यहाँ से मुयस्सर होगी। मतलब एक मॉडल फार्म बनाने के लिए मुझे आप गाइडलाइन, आपका महकमा, आपसे मुराद महकमा लाइफ स्टॉक वो देगा या नहीं देगा? बिल्कुल, उसमें देखें हमारे एक तो सहूलत सेंटर्स का क़याम किया गया हर तहसील लेवल के ऊपर, वहाँ पे एडवाइजरी एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स का भी क़याम कर दिया गया उन्हीं सहूलत सेंटर के ऊपर। उनका बेसिक मकसद यही है कि अगर कोई भी फ़र्द या शख्स जो है इस कारोबार को स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए उसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वहाँ पे मुहैया की जाती हैं, जानवरों की नस्लों के मतलब बताया जाता है, उनकी बीमारियों के मतलब और वैक्सीनेशन के मौके पर भी विजिट करते हैं? जी बिल्कुल, मौके पे भी मैं हमारे जो फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, आपको कहता हूँ कि जी आप आगे देख लें, आप मैं किस तरह बना रहा हूँ, ज़रा मुझे गाइड कर दें, तो आपके जी बिल्कुल, मौके पे हमारा जो एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में जो भी हॉस्पिटल होगा वहाँ का जो टेक्निकल स्टाफ है वो सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड जी करेगा। अजमल साहब, आपका एक्सपीरियंस कैसा है महकमा लाइफ स्टॉक से कि अगर आपको टेक्निकल एडवाइजरी चाहिए होती है तो यहाँ से मुयस्सर होती है? जी बिल्कुल मुयस्सर होती है, इनके लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि फार्मर को खुद अच्छी तरह, क्योंकि उसका बिज़नेस है, जैसे शहर के अंदर दूसरे लोग बिज़नेस करते हैं, उनको अपने बिज़नेस की इन आउट का सारा पता होता है, तो फार्मर की ये आगाही उसको खुद लेनी चाहिए। खुद लेनी चाहिए, ठीक है। ये एक सपोर्टिव आपके पास टूल है, ठीक है, लाइफ स्टॉक, ठीक है, जहाँ पे आप समझते हैं कि मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग की मुझे ज़रूरत है, आप इनके पास चले जाएं या इन्हें बुला लें, ठीक है, उसमें आप इनके साथ डिस्कशन करें, ठीक है, ये आपका फार्म विज़िट करें और उसमें जो भी उसकी ज़रूरत होगी या जिस चीज़ की भी वो समझेंगे वो आपको गाइड कर देंगे उसमें। आपको कितना अर्सा हो गया ये लाइफ स्टॉक का बिजनेस करते हुए? ऑलमोस्ट कोई 12-13 साल। 12-13 साल। आजकल लाइफ स्टॉक में किस शोबे में पोटेंशियल ज़्यादा है कि मैं अगर फार्मिंग करना चाहता हूँ, लाइफ स्टॉक की फार्मिंग, तो पोल्ट्री का शोबा भी है, गाय भैंसे में भी पाल सकता हूँ, ऐसे जानवर जो गोश्त और दूध नहीं देते उनकी फार्मिंग भी करके, आपको पोटेंशियल किस शोबे में ज़्यादा नज़र आ रहा है? सर क्योंकि मुझे पोल्ट्री का तो नहीं अंदाज़ा, क्योंकि मैंने वो किया नहीं है, ठीक है, मैं तो बात करूँगा कैटल के और उसके ऊपर फैटनिंग या डेयरी के ऊपर, ठीक है। डेयरी जो है मैं उसको ज़्यादा देता हूँ प्रेफरेंस के, उसमें आपको एक तो ना ये नहीं होता कि डेली दूध आप सेल करते हैं आपको एक इनकम आ जाती है, ठीक है, और पैसे आपके बहुत ज़्यादा बाउंड नहीं होंगे, साथ-साथ पैसे आते रहेंगे, ठीक है, आप एक्सपेंस करने के लिए आपके पास मतलब डेली मिल्क सेल और आपके पास आ रही है। फैटनिंग के अंदर ये होता है कि जब आप डेयरी में कामयाब हो जाएं, ठीक है, उस साइड के ऊपर आप बिल्कुल फैटनिंग करें, ठीक है, मसलन आपके डेयरी के जो जानवर कम पोटेंशियल वाले हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन में कम है, आप उन्हें फैटनिंग की तरफ ले आएँ। ठीक है, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे पूछूंगा कि ग्रेजुएट है जिसके पास इतना इल्म भी है कि वो ये सारी चीज़ें समझ बूझ रखता है, तो उसके पास कितना पैसा होना चाहिए जहाँ से वो अपने बिज़नेस का आगाज़ कर सके? तो एक तरह मॉडल आप सोच के रखिएगा, बताइएगा, ताकि हमारे सुनने वाले जिनको आजकल हमारे यहाँ बेरोज़गारी का बड़ा इशू है और लोग पैसे खर्च करके 30-30 लाख रुपए खर्च करके मुल्क से बाहर जा रहे हैं, 50 लाख रुपए खर्च करके मुल्क से बाहर जा रहे हैं, वहाँ भी अनसर्टेनिटी है, कुछ पता नहीं है कि रोज़गार क्या मिलेगा। तो उनके लिए लाइफ स्टॉक जो है वो एक अच्छा बिज़नेस है यहाँ पर मुकामी तौर पर, उसका कोई कामयाब मॉडल जो है ना वो हमें गाइड कीजिएगा। डॉक्टर साहब, अब ज़रा आते हैं कि इस वक्त जो दस्तयाब जानवर हैं उनकी कैफियत क्या है? पिछले अरसे में एक लंपी स्किन की बीमारी आई, उसने बहुत ज़्यादा मुतासर किया हमारे जानवरों को। कोई उसके हतमी फिगर्स भी आ गए हैं कि उससे हमारे कितनी फ़ीसद जानवर मुतासर हुए, और फिर अब वो उसकी कैफियत क्या है? अब हम दोबारा संभल गए हैं या अभी उसके कुछ असरात मौजूद हैं? और दीगर बीमारियों के भी मुखर है या दीगर बीमारियों के कोई जो उनकी शिद्दत है, अब वो सारी हमारे कंट्रोल में है या अभी भी एक बड़े थ्रेट के तौर पर मौजूद हैं?
नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो लंपी स्किन डिजीज़ की एक आउटब्रेक आई थी, नो डाउट उसने नुकसान तो काफ़ी काफ़ी किया था पहुंचाया जानवरों और का। एक एक खौफ की कैफियत जी पैदा हुई बिल्कुल, थी। बिल्कुल। लेकिन उसको टाइमली जो है वो वैक्सीन इंपोर्ट करके डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक-एक जानवर को लगाई गई है। ठीक है। और उसके अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। उसके बाद कोई एक जानवर भी जो है वो, अगर मैं स्पेशली जनूबी पंजाब की बात करूँ, तो इसमें हमें एक भी जानवर उस डिज़ीज़ का रिपोर्ट नहीं हुआ। अब जो है जी सूरत बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जानवर 100% सारे हम हमारे रिकवर सेफ कर आए हैं। ना जी जी, उससे बिल्कुल, बाहर आ गए। बिल्कुल। अच्छा। एक तो उससे जो डिस्टरबेंस आई थी मिल्क प्रोडक्शन में आई थी जानवरों की, कि हाँ। यकदम जो है वो हमें उसकी कमी का एक दफ़ा सामना करना पड़ा है। लेकिन बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह वो जानवर रिकवर कर गए हैं और दोबारा अपनी पोजीशन पे आना शुरू हो गए वही हैं। जानवर ठीक होके दोबारा अपनी जी बिल्कुल। हेल्दी कैफियत में चले जी गए। बिल्कुल। ठीक है। और जो दूसरी बात आपने पूछी है कि दीगर बीमारियों के हाँ, हाँ। हवाले से, वो हमारे पास सारी वैक्सीनें अवेलेबल हैं और टाइमली शेड्यूल के मुताबिक वो फ्री ऑफ कॉस्ट एट द डोर स्टेप ऑफ द फार्मर वो की जा रही हैं और सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। मतलब अगर आपकी गाइडलाइन को कोई फार्मर फॉलो करता है तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कोई बड़े थ्रेट की सूरत में मौजूद जी हो। बिल्कुल। सारी चीज़ें मैनेजेबल जी हैं बिल्कुल, अगर सारी जितनी भी बीमारियां हैं उनकी वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही हैं लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट अच्छा, की फ्री तरफ ऑफ से। कॉस्ट है। जी बिल्कुल, और उनका कंट्रोल भी है। ठीक है। कंट्रोल भी है। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि कोई भी बिज़नेस अगर हमने स्टार्ट करना है, जानवर रखने, बड़े रखने, छोटे रखने हैं, या परिंदों का हमने काम करना है, तो पहले जो है मुकम्मल मालूमात ले लेनी चाहिए उनकी डिजीज़ के हवाले से, उनकी न्यूट्रिशन के हवाले से, उनकी हाउसिंग के हवाले से, ताकि बाद में परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक है। अच्छा अजमल साहब, आप ये बताइएगा, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं ये परिंदों के कारोबार की तरफ आऊँ? ये भी सुना है कि इसमें बहुत पैसे हैं और लोग काफ़ी इसमें ऐसे कुछ जानवर भी हैं जो हम वैसे तो ज़ू में देखते हैं, जैसे हिरन हो गया, लेकिन उसका गोश्त भी अच्छा बिकता है और अच्छे पैसे दे जाता है। इस बिज़नेस की तरफ देखा है आपने कभी? जी, फ्यूचर में मैं ये प्लान कर रहे हैं अच्छा। कि इसको ना इस तरह किया जाए कि जैसे घर की ख़वातीन हैं वो ये बिज़नेस आसानी से कर सकती हैं। अच्छा। आप उनको सपोर्ट दें, ठीक घर है। की छत के ऊपर आप उसका केजेस वगैरह बना दें, ठीक है। ठीक है, उसको कवर कर दें ताकि ठंड और वो जो गर्मी वाला आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो घरों में बैठा हुआ है, उनके लिए एक बिजनेस का रास्ता जो है आप ये उनको जैसे यूटिलाइज खोल कर सकते हैं इसमें। तो और इसके ये लिए प्रॉफिटेबल इसके, बिजनेस हाँ, है। इसके लिए भी तो एक डिज़ाइन चाहिए ना, एक मॉडल चाहिए ना, जो जिसको देख के आप फॉलो कर सकें। तो वो महकमा अपनी सतह पर करे या प्राइवेट लोग सामने आए, क्या आपके ज़हन में तजवीज़ है? सर, महकमा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जो बिज़नेस कर रहा है उसको खुद सोचना चाहिए क्या मैं इनोवेशन लेके आऊँ अपने बिज़नेस के अंदर जिससे मैं इससे और बेहतर कमा सकूँ। मसलन उसमें बर्ड्स जो होते हैं इनमें डिजीज़ ज़रा ज़्यादा आती हैं, इनको मैंने कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, क्योंकि लाइफ स्टॉक के साथ अगर आप बर्ड्स रखेंगे तो इनका कुछ फासला होना चाहिए। बर्ड्स को जो है ना वो बीमारी बड़ी जल्दी वो आती है, तो वहीं से ये ट्रांसमिट होती है उसको। ठीक है डॉक्टर साहब, किसी ज़माने शुतुरमुर्ग की फार्मिंग का बड़ा फ़रोग देने की कोशिश की गई और ख़ास तौर पे उसका अंडा जो है वो ऐसा था कि जी एक पूरी महफिल के लिए एक ही आमलेट बन सकता था उस एक अंडे से। तो फिर वो पहले हमने देखा महकमा लाइफ स्टॉक भी इसमें काफ़ी आगे आया था, वो फेलियर स्टोरी हो गई, उसमें हम कामयाब नहीं हो सके, क्या हुआ क्या? हाँ जी, उसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे काम शुरू हुआ था एक दफ़ा। लेकिन डॉक्टर साहब उसमें ये था कि एक तो गोश्त की जो प्राइसेस थी ना जी पर केजी, वो 1600 से लेके और 2000 रुपये तक वो थी, वो हर एक की पहुंच में नहीं था। और दूसरा जो उसका फैक्टर था वो पसंदीदगी और नापसंदीदगी का एक उसमें इशू आ रहा था। हाँ जी, तो इस वजह से वो फिर इतना ज़्यादा जो है वो आगे सक्सेसफुल बढ़ नहीं स्टोरी। सका, हालांकि वो अच्छा था कि उसमें जी हम बिल्कुल, अच्छा हाँ जी, पैसे हाँ कमा जी, सकते हाँ थे। जी। अच्छा अज़ल साहब, हम ज़रा इस वक्त जानवरों की जो खुराक है उसको देखते हैं कि इस वक्त सुना है कि बहुत सारे लोग फार्मिंग छोड़ते जा रहे हैं महंगी खुराक की वजह से। घास बहुत महंगी हो गई, तूड़ी बहुत महंगी हो गई है, वंडा बहुत महंगा हो गया है, और फिर जो देखभाल है उसके एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गए हैं। तो आप बतौर फार्मर क्या देख रहे हैं कि वाकई ऐसा है, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी और वो वाइबल नहीं महसूस हो रहा? जी बिल्कुल ऐसा है। इनपुट्स बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, मिल्क प्राइस उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं हुई क्योंकि शहर के अंदर गवर्नमेंट प्राइस कैपिंग करती है। हाँ, वो कंट्रोल किया हुआ ठीक है, कंट्रोल किया हुआ है, आप उससे ज़्यादा बेच नहीं सकते। फार्मर की बेसिकली ये है कि फार्मर उधर कंट्रोल नहीं है, नहीं, वो जो इनपुट्स में कंट्रोल नहीं है। मसलन फार्मर का ये बदकिस्मती है कि वो पूरी कौम को फीड करता है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो भी डिसाइड करती है प्राइस गवर्नमेंट,
और उसकी इनपुट्स जो होती हैं वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, अब इनपुट्स जो है ना पिछले दिनों में तूड़ी का क्या रेट जा रहा है? वो 6-7 हज़ार रुपये मन? नहीं, तूड़ी का इस टाइम तो 800 से 900 रुपये मन है। अच्छा। जो कि चल रहा है। ठीक है, और लेकिन वंडा तकरीबन 4000 रुपये तक है, 100 रुपये के जी। ठीक है, और घास जो है घास भी 400 से 450 रुपये इसका है। कितनी इंक्रीज हुई है पिछले 1-1.5 साल में? ये मोर देन 100% इंक्रीज है इसका। 100% इंक्रीज हुई है। प्राइसेस, दूध की प्राइसेस तो नहीं बढ़ी है। ये डॉक्टर साहब, इस पे महकमा लाइफ स्टॉक भी कोशिश करता है कि भाई इनकी प्राइसेस, ये इनपुट्स जो है, तूड़ी है, ज़ाहिर है तूड़ी का अगर ये रेट है और वंडा इस रेट पे मिल रहा है, घास इस रेट पे, ज़ाहिर है फिर टेक्निकली वाइबल तो नहीं रहेगा। लेकिन जवाब मैं ब्रेक के बाद दूंगा आपसे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं लाइफ स्टॉक पर और माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास एक सवाल छोड़ गया था कि ये इनपुट्स जो है वो इतनी उनकी प्राइसेस बढ़, तो इसके बारे में लाइफ स्टॉक वालों को फिक्र है या नहीं? जी बिल्कुल है जी। उसमें जो लाइफ स्टॉक के एक्ट्स हैं मेन, तो उनके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की कोई आपने नई कानून साजी भी की है? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या कानून साजी क्या है उसमें जो खुराक से मुतल्लक है जानवरों की ना, वो है पंजाब एनिमल फीड स्टफ एंड कंपाउंड फीड एक्ट, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। उसमें हर तहसील लेवल के ऊपर डिप्टी डायरेक्टर्स और ज़िले लेवल पे एडिशनल डायरेक्टर्स और डिवीज़न लेवल पे डायरेक्टर्स, ये नोटिफाइड फीड इंस्पेक्टर्स हैं। अच्छा। मेन मकसद इस कानून का ये है कि जानवरों के लिए मेयारी और बीमारियों से पाक खुराक फराहम की जाए ताकि उनकी सेहत और पैदावारी सलाहियत को बेहतर किया जा सके और मिस ब्रांडिंग का खात्मा किया जा सके। उसमें फार्मर लेवल के ऊपर जो इस कानून के तहत जो फार्मर को फ़ायदा है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो फार्मर को मद्देनज़र रखनी चाहिए कि मिसाल के तौर पर अगर आप अपने जानवर के लिए कोई भी चीज़ जो कि जानवरों की खुराक में इस्तेमाल होती है, जिसमें वंडा है, साइलेज है, तूड़ी है, इवन रोटी टुकड़ा भी है, वो परचेज़ करने जाएं मार्केट से, तो किन बातों का जो है वो ख्याल करना ज़रूरी है। उसमें नंबर 1 तो है कि इस कानून के तहत 2 किस्म की बैग की पैकिंग की इजाज़त है, एक 20 kg 20 किलो की और एक 40 kg की। अच्छा, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर उस बैग के ऊपर अज्जाए तरकीबी का इंदराज लाजमी देखना चाहिए, जिस तरह इंसानों की अशिया में बिल्कुल लिखा हुआ है वैसे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें उस वनडे की तैयारी में और कितनी मिकदार में वो इस्तेमाल हुई हुई हैं। तीसरे नंबर के ऊपर बनाने वाली कंपनी या फर्म का मुकम्मल एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर दर्ज होना ज़रूरी है। चौथे नंबर के ऊपर उसके ऊपर लाइसेंस नंबर का अंदराज उस बैग के ऊपर, जो कि महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से रजिस्ट्रेशन के बाद इशू किया जाता है। तो इन चीज़ों को देख के सारी चीज़ों को फिर जानवर मयारी खुराक लें ताकि वो अच्छा फ़ायदेमंद हो। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, प्रोग्राम का वक्त भी जो है महदूद है। ज़रा आगे, अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, हमें ये ज़रूर बताइएगा कि सर्दियों के मौसम में हमें बतौर काश्तकार जो है क्या एहतियातें करनी है, क्योंकि सर्दियों का मौसम ज़रा मुश्किल होता है गर्मियों की निस्बत। जी, और उसमें देखभाल भी जानवरों की ज़्यादा चाहिए होती है। उसमें डॉक्टर साहब 2 चीज़ें मेन फोकस रखनी है, सब दोस्तों ने रखनी चाहिए। नंबर 1 तो है हाउसिंग मैनेजमेंट ना, जानवरों की मतलब जहाँ पे खड़े करने हैं, बांधने हैं, खुले छोड़ने हैं, वहाँ पे जो मेन बिल्डिंग उस जगह को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि सर्दी जो है वो जब पीक लेवल पे होती है तो उस वक्त ना सिर्फ प्रोडक्शन जानवर की डिस्टर्ब होती है बल्कि उसकी सेहत के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो वो बता भी नहीं सकता सर्दी जी बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है चारे की अवेलेबिलिटी। अच्छा, क्योंकि जब मैक्सिमम सर्दी हो या मैक्सिमम गर्मी हो तो उसमें चारे की शार्टेज आती है। अच्छा, और उस वक्त चूँकि दो तरह से जानवर बेचारा परेशान हो रहा होता है, एक तो मौसम की शिद्दत और दूसरा उसको हम पूरा चारा जो है वो क्वालिटी चारा, मेयारी चारा भी नहीं दे पा रहे होते। तो इन 2 चीज़ों को लाजमी ज़हन में रखें। अभी टाइम है कम से कम महीना डेढ़ सब काश्तकारों के पास, तो उस लिहाज से अपनी तैयारी मुकम्मल करें। इसमें ये तो वो एहतियातें हो गई ना जी अज़ल साहब, जो जनरल हैं कि जी आपने चारे की फरामी, उनके लिए माहौल इस तरह का रखना है सर्दी गर्मी से बचाव के लिए। उसकी ग़िज़ाइयत के लिए भी कोई ख़ास चीज़ें हैं जो सर्दी में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए ग़िज़ाइयत में, जैसे हम जो हमारे इंसान हैं वो शहद का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, उस दिनों में यखनी पीना शुरू कर देते हैं, सूप का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं ताकि अपने जिस्म को गर्म रखें। तो आप जानवरों के लिए भी कोई ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, फीड ही है। फीड आप एक्सेस देंगे उन्हें, ठीक है, उसमें आप ज़्यादा देंगे, मामूल से ज़्यादा देंगे जी, ठीक है। और दूसरा जो है ना, उसमें ये होगा कि आप ना उसमें एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो कैसे बढ़ाएंगे? मसलन आप साइलेज है, जिस तरह साइलेज अवेलेबल है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है,
ठीक है, वो आप सर्दियों के अंदर देंगे। ठीक है, दूसरा उसके अलावा आप जो है ना उसमें ये कर सकते हैं कि प्रोटीन जो है मसलन मंडा जैसे है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, वो जितनी आप फीड अच्छी रखेंगे उतना जानवर आपका सर्दी से मुतासर कम होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें हम देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में लाइफ स्टॉक के फार्मर्स जो है गुड़ का इस्तेमाल भी करते हैं काफ़ी सारा, तो गुड़ किस हद तक फ़ायदेमंद है? और हमने ये भी देखा है कि जानवरों की जो खुरलियाँ होती हैं उनमें नमक का एक कोई रखा होता है टुकड़ा जिसको जानवर चाटते रहते हैं, ये दोनों चीज़ों की क्या अफादियत है गुड़ और नमक की? गुड़ जो है वो एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो है दूसरी अगर हम उसका इफ़ेक्ट देखें तो ये सर्दी को भी बर्दाश्त करने के लिए जानवर में जो है वो ज़्यादा कुव्वत बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब इसको इस्तेमाल करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको रूटीन में इस्तेमाल करवाना चाहिए। कितनी मिकदार में होना चाहिए? तकरीबन आधा किलो से 1 किलो तक आप एक बड़े जानवर को दे सकते हैं दिन में? एक दिन में। जी बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी आपने बात की कि नमक का इस्तेमाल जो है, नमकियात बहुत ज़रूरी हैं, जानवर की ग़िज़ाइयत में होने चाहिए लाजमी। नमकियात के साथ साथ ट्रेस मिनरल्स जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, जो कि मुख्तलिफ मिनरल मिक्सचर्स में मार्केट में भी अवेलेबल हैं। और अगर मैं लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के एंड से बात करूँ तो हमारे सहूलत सेंटर्स के ऊपर जो है वो मिनरल मिक्सचर्स मौजूद है। और हाँ जी, और मेयारी होने के साथ साथ मार्केट से कम 50% वो कम प्राइस पे जो है वो अवेलेबिलिटी उसकी हम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर वंडा कोई काश्तकार लेना चाहे वो भी वहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी है हमारे सोलर सेंटर्स के ऊपर। जी बिल्कुल। और यूरिया मोलासेस ब्लॉक जो है वो जानवर, हाँ जी, जानवर की ग़िज़ाइयत बढ़ाने के लिए और उसकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा करने के लिए वो भी वहाँ पे मौजूद है। ठीक है असगर साहब, ये जो जानवरों की देखभाल है बड़ा टेक्निकल काम है, मतलब इसमें अफरादी क़ुव्वत भी ऐसी चाहिए कि भी वो इस सारे मामले को समझती हो। हमने ये देखा है कि वो जानवरों को जो मकामी लोग हैं वो टीके शीके भी खुद ही लगा रहे होते हैं और जो दवाइयाँ शवाइयाँ हैं वो भी खुद दे रहे होते हैं। तो इसकी अफरादी क़ुव्वत अवेलेबल है हमारे देहात में? जैसे आप फार्मिंग का काम करते हैं, एक आम मज़दूर चाहिए तो एक बंदा चला गया तो आप फौरी तौर पे दूसरा रख लेंगे, लेकिन आपके लिए जानवरों की देखभाल के लिए अगर आपने कोई बंदा रखना है तो ज़ाहिर है वो ऐसा रखेंगे जो देखभाल कर सकता हो, उसके अंदर ये सलाहियत हो। तो इसकी अफरादी क़ुव्वत मुयस्सर है देहातों में? स्किलफुल लेबर जो है वो एक इशू है, बिल्कुल इशू है। क्योंकि और इसमें ये होता है कि आपने खुद ही इस चीज़ को देखना है कि वर्कर तो आपके पास चेंज होते रहते हैं, आप खुद फार्मर हैं, आपको खुद ज़्यादा हो क्या करना है क्या नहीं करना। लेबर इश्यूज तो आते हैं, लेकिन आप अगर इसको एज ए बिज़नेस लेंगे तो उसमें ये होगा कि क्यों भागती है लेबर आपसे, आपको ये आपके जहन में होना चाहिए। अब देखें कि हम अगर उन्हें सारा दिन, जानवरों का काम ऐसा है कि वो सारा दिन लगे रहे हैं, शाम को लेट, आप उसको ऐसा मैकेनाइज कर दें कि वो सुबह 2-3 घंटे काम करें, उसके बाद 2-1 घंटे उन्हें दोपहर में रेस्ट मिल जाए, शाम को 3-4 घंटे काम करें और उसके बाद वो अपने घर चले जाएं। आपके पास कोई परमानेंट ऐसी लेबर होनी चाहिए जो कि रात को देखभाल उनकी करे, जो एक साइड पे बांध करेंगे, सहूलत देंगे लोगों को तो वो फिर एडजस्ट करना शुरू करेंगे, भागेंगे नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ जगहों पर हमने देखा है कि लाइफ स्टॉक को रात को कमरों में बड़े हाल में बंद कर देते हैं, ज़ाहिर है सर्दी का मौसम होता है तो काफ़ी सारी जो है वो ऐसी जगहें बनाई होती हैं जहाँ पर उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम ये देखते हैं कि वो हर तरफ से बंद करके अंदर आग भी जला देते हैं। अच्छा, वो खुद सो रहा होता है, शायद अपने लिए भी आग जलाता है बंदा, तो वो जो है वो उस पूरे हाल में, ये किस हद तक ठीक है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? ये जो आग जलाने वाला इशू है ना जी, या जो सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है कुछ काश्तकारों ने, ये बिल्कुल इसको डिस्करेज करना चाहिए। अच्छा, हम उसको मना करते हैं। उसकी वजह ये है कि या तो आप जो 24 आवर अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो आपका बंदा वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, क्योंकि वो धुएं से जो है वो ऑक्सीजन की कमी होती है और बहुत जहरीली गैसें पैदा हो जाती हैं जिससे जानवर की मौत वाक़ई हो सकती है। ऐसे वाक़यात हुए हैं? जी बिल्कुल, ऐसे वाक़यात काफ़ी सारे हुए हैं। इसी तरह जो आप बात कर रहे हैं कि जानवरों को शेड में बंद कर दिया जाता है, और बाज़ लोग प्रैक्टिस तो ये भी है कि चारा रात को डाल देते हैं ताकि सुबह सिर्फ जानवर खोल के बांधने पड़े और चारे की जो लेबर है ना जी, वो हमें वो तकलीफ उससे बच जाए ना, ये भी नुकसानदेह है। बल्कि ताज़ा चारा जानवर को कटाई करके तो उसी वक्त ताज़ा डालना चाहिए, क्योंकि रात के वक्त अक्सर शबनम या ओस जिसे हम कहते हैं वो पड़ती है, तो उससे भी प्रॉब्लम आते हैं, कोई फंगल इन्फेक्शन आ गया तो वो भी एक जानवर के लिए एक जहर है, उससे भी नुकसान होने का खतरा होता है। ठीक है, ये बताएं कि आप फार्मर हैं, आपको अंदाज़ा जानवर को देख के अंदाज़ा हो जाता होगा कि भाई सेहत की किस कैफियत में है। तो अगर किसी जानवर के अंदर बीमारी की अलामात आ रही हैं और ये महसूस होना शुरू हो गया कि बीमार होने लगा है ये, तो उसमें क्या इंडिकेटर्स हैं जिसको आप देख के जांच लेते हैं कि भाई
अब ये फार्मर्स के लिए गाइडलाइन है कि वो एक्टिव हो जाएं और अलर्ट हो जाएं कि भाई ये जानवर बीमारी आने लगी? मसलन जब जानवर को प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले वो ऑफ फीड होता है। फार्मर को जब फीडिंग टाइम हो उस वक्त खड़े होना चाहिए वहाँ पे और ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि कौन सा जानवर फीडिंग के ऊपर नहीं आया। अगर वो नहीं आया तो इट मीन्स कि उसे कुछ इशू है। तो आप उसका ये होगा कि आप टेम्परेचर लेंगे उसका, अगर टेम्परेचर होगा तो डेफिनेटली उसको कोई इशू है जिसकी वजह से टेम्परेचर हुआ है। वो मास्टाइटिस हो सकता है, ठीक है, वो ब्लोट हो सकता है उसका, ठीक है, वो इंजेक्शन हो सकती है, कोई भी इशू है जिसकी वजह से वो फीडिंग पे नहीं आ रहा। उसके मुताबिक फिर आप या डॉक्टर को बुलाएंगे, अगर आप खुद आपके अंदर इतनी स्किल्स हैं तो आप उसको देखेंगे। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा इंडिकेटर ये हो गया कि अगर जानवर जो है खाना छोड़ दे या खाना कम कर दे तो करें और जानवर की देखभाल करें, कहीं ना कहीं कोई मामला ख़राब है। यही कैफियत पानी में भी होती है, पानी पीने में भी कमी आ जाती है या ज़्यादा? बिल्कुल, पानी पीने में भी कमी आ जाती है, जानवर की मूवमेंट में भी कमी आती है। वो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसकी प्रोडक्शन में भी कमी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये आप ऑब्जर्वेशन ही है जिसके थ्रू आप जो है ना वो फार्मर की कि वो नाक से पानी बह रहा है तो देखे, ठीक है, उसके कान डाउन है तो देखे, ठीक है, वो एक जगह पे खड़ा हुआ है मूव नहीं कर रहा तो भी देखे, ठीक है, वो फीड पे नहीं आ रहा तो भी देखे, तो भी उसे देखे, पानी नहीं पी रहा, नहीं जा रहा, तो वो ये सारी ठीक है। चीज़ें डॉक्टर साहब, ये कैफियत अगर किसी एक जानवर में या कई जानवरों में महसूस होती हैं तो पहले काम के तौर पर एक फार्मर को क्या करना चाहिए? महकमा लाइफ स्टॉक को आगाह करे, वहाँ इतला दे, अपने तौर पे कोई रेस्क्यू करने की कोशिश करे, कोई जो पहली तभी सहूलत होती है वो फराम करने की कोशिश करे, क्या करे? जो डॉक्टर साहब आज खुद इलाज है ना उसके नुकसान ज़्यादा हैं, तो सबसे पहली जो तरजीह होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि महकमा लाइफ स्टॉक का जो नज़दीकी हमारा हॉस्पिटल उसको आगाह करे। उसको टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं आपके पास एक सवाल छोड़ गया था, तो कितना पैसे होने चाहिए जिससे लाइफ स्टॉक का बिजनेस इस तरह स्टार्ट हो सके कि वाइबल भी हो? जो मेरी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक आपके पास 50 से 60 लाख रुपए आना चाहिए, कम से कम 50 से 60 जी, लाख इतना होना चाहिए शुरू करने के लिए। शुरू करने के लिए। फिर तो हमारे नौजवान तो माइनस हो गए। नहीं, थोड़ा सा आपने शेड भी बनाना है उनके लिए, ठीक है, आपने जानवर भी परचेज करने हैं, ये फिर एक मौका आएगा ज़मीन आपके पास हो तो उसके बाद 50-60 लाख रुपए। नहीं, ज़मीन तो फार्मर, जो मैं उसको एज्यूम कर रहा हूँ कि जो फार्मर है जिसके उसके पास है ज़मीन, बिल्कुल है, उसके बाद 50-60 लाख जी, रुपए वो होने या फिर वो ऐसे करेगा, आउटसोर्स करेगा चीज़ें, ठीक है, बाज़ार से खरीदेगा, ठीक है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपको ना कुछ अरसे बाद जो आपने जानवर ख़रीदे हैं ना वो मिल्क उनकी ड्रॉप पे शुरू हो जाती है। इसमें 2-3 मॉडल्स हैं, या तो आप ब्रीडिंग कर लें, वो थोड़ा सा सब्र आज़मा काम है और जो है ना, लेकिन वो फिर आगे उसी हिसाब से आपको पे बैक करता है। दूसरा काम ये है कि आप ना मिल्क सिर्फ सेल करना है आपने, ठीक है, उसमें ये होगा कि आप एक ब्रेक इवन बना लेंगे कि इतने लीटर पे जानवर मुझे बारे में है, उसके बाद मैंने इसे डिस्कार्ड करना है। फिर आप ऐसे करेंगे कि वो जब उस ब्रेक इवन पे आएगा आप उसको सेल करेंगे और कुछ पैसे और डाल के एक नया जानवर उसकी जगह आप मान लेंगे ताकि आपका मिल्क का जो ग्राफ है वो मेंटेन रहे। ये 50-60 लाख में कितने जानवरों का फार्म आपने एस्टिमेट किया एक जनरली? जी, मैंने तो इसमें तकरीबन ये 6 से 7 जानवरों का मैंने गाय डिज़ाइन किया, भैंसें गाय भैंसें मिक्स करके। और उसमें फिर ये है कि फार्मर जो होता है ना उसके पास कैश इन हैंड ज़रूर होना चाहिए। अगर आप 30 लाख का काम कर रहे हैं तो 30 लाख आपके हाथ 30 लाख जेब में होने चाहिए, जेब में होना मज़ीद चाहिए, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। ठीक। अब दोनों मेहमानों को बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने लाइफ स्टॉक पे बात की, बज़ाहिर मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इस शोबे में आएँ तो आगे बढ़ने के बड़े मौके हैं। ख़ासतौर पर अगर आप दूध देने वाले जानवरों का फार्म बनाते हैं तो उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर आमदनी भी शुरू हो जाती है। आप छोटे पैमाने पर शुरू कर सकते हैं। अब तो ये सूरत हाल है कि घर में आप एक मुर्गी रख लें अंडे देने वाली, अगर वो देसी मुर्गी है तो 50 रुपये का अंडा है, तो आप 5 मुर्गियाँ रख लें तो आप 5 अंडे घर के रोज़ हासिल कर सकेंगे। इस शोबे में आगे बढ़ने के बड़े मौके हैं, दुनिया भी जानती है, आप भी समझने की कोशिश करें और आगे बढ़ें, अपनी भी तरक्की के लिए काम करें, मुल्क के लिए भी काम करें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।